सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में। उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाज अपना नाम भी विथड्रॉ किया, मगर अक्सरियत ने यह फैसला लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए। जो फैसले जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले, और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नया दौर शुरू हो गया। 6 रुकनी आईनी बेंच ने केसेस की समाअत शुरू कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही के आईनी बेंच ने आज 18 ज़ेर अल्तवा केसेस की समाअत की, और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी पर नज़रसानी केस समेत 15 केसेस को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया गया। ताहम दीगर 16 मुकदमात की समाअत कल होगी, मगर 26वीं तरमीम की मंजूरी में मुतहरिक किरदार अदा करने वाले बिलावल भुट्टो ने आईनी बेंचेस के क़याम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, और बराबर नुमाइंदगी न मिलने पर उनका पारा हाई दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की। दरियाए सिंध पर कैनाल्स की मंजूरी, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, PSDP और VPNs की बंदी समेत कई अहम मामलात के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। हुकूमती पॉलिसीज़ पर खूब उन्होंने तनकीद की है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर धोखादही का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी का वादा किया था, अब वो अपने वादों से पीछे हट गई है। वफाक में आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने यह वाज़ेह किया कि दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहिदों पर अमल करती है। वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत दी जाती है। मामला CEC में उठाऊंगा और हम देखेंगे कि मुआहिदे पर अमल दरामद का क्या हुआ। इसी से मुतल्लिक आज का पहला बड़ा सवाल, 26वीं की मंजूरी में मुतहरिक किरदार अदा करने वाले बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज़ क्यों नजर आते हैं? पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तनकीद की है गवर्नमेंट से, और वो कह रहे हैं कि अब मामला आगे भी उठाएंगे। बहुत सारे मामलात में पहले तो लग रहा था कि वो साथ हैं हुकूमत के, लेकिन अब भी उन पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तो आपके ख्याल में क्यों नाराज़ नज़र आ रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी से बिलावल भुट्टो? देखिए, अभी तो बहुत पहला बयान आया है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो नाराज़ किससे नाराज़ हैं या किसी के कहने पे ये बात कही है। देखिए, ये जो हुकूमत बनी और इस हुकूमत में जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की, वो ये हुकूमत बात हो गई है कि फार्मूले के तहत बनी थी। इलेक्शन से पहले ही बात हो गई थी। अब जिनसे बात हो गई थी, तो ये बिलावल साहब ने शिकवा उन लोगों से किया है या फिर शहबाज शरीफ साहब से किया है? अगर शहबाज शरीफ साहब से किया है तो बेजा शिकवा उन बेचारों से शिकवा करने की ज़रूरत क्या थी? तो उनके अपने हाथ में क्या है? अगर उन लोगों से शिकवा नहीं किया तो क्या उनके कहने पर ही उन्होंने हुकूमत को कोई मैसेज दिया है? जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। तो क्या उन्होंने हुकूमत को किसी का मैसेज जो है वहाँ पहुँचाया है? किसी और को हुकूमत से कोई जो है वो शिकवा है? तो बहरहाल ये आने वाले दिनों में तो ये सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत से कोई शिकायत है तो शिकायत की क्या हैसियत है, और मौजूदा हुकूमत ने उस शिकायत का क्या बेचारी ने जो है ना वो अजाला करना है? उस हुकूमत की पोजीशन तो वो सबके इल्म में, लेकिन जरदारी साहब का चीन का दौरा मनसूख कर देना, फिर पाँव में चोट लग गई थी, दुबई चले गए थे, 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया था, फिर वो अचानक जो है वो कराची में आ गए। फिर कल और आज बिलावल साहब ने ये चंद साफ़ियों को बुलाकर ये एक वीडियो बयान की तरह की गुफ्तगू है जो उन्होंने की है। अब इसके असरात तो आएंगे, हुकूमत का जो इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बिलावल साहब ने आज एक अजीब व गरीब जो बात कही है वो बड़ी अहमियत की बात है। वो बहुत अहम बात भी है। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, उस हालात में वो बात जो है वो बहुत जो है वो एक माने खेज बात है कि दही सिंध की जो है वो नुमाइंदगी नहीं हुई। दही सिंध क्या होता है? अगर क्या सिंध की नुमाइंदगी को वो पूरे सिंध की नुमाइंदगी नहीं समझते?
या वो समझते हैं कि देही सिंध और शहरी सिंध जो है वो कोई अलग अलग जो है वो चीज़ें हैं। तो आज क्या इन्होंने खुद से बाज़ाब्ता तौर पे पीपल्स पार्टी की तो अमली तौर पर वैसे पॉलिसियाँ रही, लेकिन बिलावल साहब की सतह से इस तरह का बयान आना एक अजीब सी बात है कि देही सिंध की नुमाइंदगी नहीं हुई। कल को कोई पंजाब से भी कह सकता है कि देही पंजाब की नुमाइंदगी नहीं हुई या जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी नहीं हुई। तो क्या अब सूबों की नुमाइंदगी भी जो है वो इलाकों के एतबार से होगी? और यही बात अगर कोई शहरी इलाके का करता तो उस पर जो एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता सूबे के ख़िलाफ़ बात करने पर, जो है वो पता नहीं कौन कौन सी दुनिया का कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं होता उसके ऊपर जो है लगा दिया जाता। लेकिन आज जो बिलावल साहब खुद ये जो बात कर रहे हैं तो इनकी इस बात को जो है वो किस तनाजुर में देखना है? क्या अब जो आइंदा जो भी तकरीरियाँ, भर्तियाँ या जो भी जो पोस्टिंग होगी या नामजदगियाँ होंगी, क्या उसमें देही सिंध का जो कोटा तो होगा, क्या शहरी सिंध का कोटा भी इसी तरह रखा जाएगा? और ये शहरी सिंध की बात कौन करेगा? देही सिंध की तो बात कर ली, उन्होंने बोला कि भाई वहाँ के नुमाइंदा हैं, देही सिंध की बात कर रहे हैं। तो ये शहरी सिंध की बात करने के लिए फिर कौन सी जो है लीडरशिप ऐसी होगी जो शहरी सिंध की जो है बात करे? क्या इस मुल्क के अंदर शहरी सिंध की बात करने की इजाज़त है? इससे पहले तो नहीं थी, अब ये क्या बात की जा सकती है? तो बिलावल साहब को जो हुकूमत से शिकायतें हैं वो तो उसका जवाब तो हुकूमत देगी, लेकिन बिलावल साहब इस बात की भी थोड़ी वजाहत करें और इस बात का भी जवाब दें, क्या वो देही सिंध और शहरी सिंध को अलग करते हैं? और जो सिंध के अंदर जो तकरीरियाँ और भर्तियाँ होती हैं, क्या उसमें भी शहरी सिंध को उतनी नुमाइंदगी दी जाती है जितनी जो है वो देही सिंध को दी जाती है? क्या उस शहरी सिंध की भी साथ भी जो है कहीं वो ज्यादतियाँ तो नहीं हो रही? हो तो नहीं है, खुल्लम खुल्ला ज्यादतियाँ हो रही है, लेकिन बिलावल साहब बताएं क्या वो अपॉइंटमेंट के वक्त ये काम होता है सिंध के अंदर? सिंध के अंदर जो तकरीरियाँ और नामजदगियाँ हुकूमत करती है उसमें शहरी सिंध को भी उतनी नुमाइंदगी देती है जितनी जो देही सिंध को देती है? क्योंकि देही सिंध की बात बिलावल साहब ने की है, तो ये बिलावल साहब को इस चीज़ की जो है ना वजाहत करनी चाहिए कि देही सिंध की का अगर कोटे की बात है तो फिर शहरी सिंध का कोटा कहाँ है? और फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा बिलावल साहब को इस वफाक में या मरकज में शहरी सिंध की कितनी नुमाइंदगी है। तो ये अच्छी बात है। तो अगर ये मसला अगर हल हो जाए तो इस बात पे देही और शहरी का तो फिर मसला ही हमेशा के लिए जो हल हो जाएगा। सही जी। आमिर साहब, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर धोखाधड़ी का भी इल्ज़ाम लगाया है और वो कह रहे हैं कि आइन साजी के वक्त बराबरी का वादा किया, अब हुकूमत पीछे हट गई। फिर वो ये भी कहते हैं कि विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है और नाराज़गी का तो सवाल नहीं पैदा होता सियासत में, लेकिन ज़ाहिर है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका वो इज़हार करें। और वो कह रहे हैं मामला CEC में भी मैं उठाऊँगा। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज़ क्यों नज़र आने लग गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी? उनको कहना चाहिए था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी है, जिससे गिला है उससे बात कर लें, जिसके तवस्सुत से बंधे हुए हैं। इज़्ज़त और वो अगर नहीं मिल रही तो क्यों बैठे हैं हुकूमत में? सदर अपने वालिद साहब हैं, पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उनसे कहें कि जी हम वोट नहीं देंगे, सदर साहब एतमाद के वोट का कह दें शहबाज शरीफ को, बस बात खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा बड़ी बात ही कोई नहीं है। ये बाकी कहानी है, चूरन है हमें बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जिस तरह का फैसल साहब ने चूरन बेचा ना अंदरूनी सिंध और शहरी सिंध का, अरे भाई मतलब ये सवाल है ही यही। मैं तो आपकी बात की तायद कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं प्रोग्राम में। मैं तो कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन और भाई मैं आप ही का चूरन बेच रहा हूँ, बेचने दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ये जो फैसल ने अब चूरन बेचा है, अच्छा, शहरी और अंदरूनी सिंध का, इसके अलावा तो इन्होंने बिलावल की कोई बात ही नहीं पकड़ी। जैसे दुम पे पैर आया हुआ हो कि भाई सिर्फ इसी पे बात करनी है। बिलावल को अपना नहीं पता वो कहाँ से बात कर रहा है, वो कब तक करेंगे, किस तरह बनी है। हाँ वो क्या भाई, मतलब मैंने तो कह दिया ना भाई इस्टेब्लिशमेंट का नाम मैंने लिया है, मैंने डायरेक्ट कहा है कि भाई उनसे गिला करो, या अपने वालिद साहब से कहो कि शहबाज शरीफ को कोई एतमाद का वोट ले, हम नहीं देते, बात खत्म, धड़म से गिर जाएगी। भाई आप किसी इंतजाम में बंधे हुए हैं, आप निकल जाएं उससे। ये मुझे और आपको क्यों सुना रहे हैं? इतनी बात थी कि जी मुझे नुमाइंदगी देनी है तो आप हुकूमत में शामिल हो जाए ना। आप हुकूमत में रहे, PDM की वजीर खारजा, पूरी दुनिया में एंजॉय किया और बाद में कहते हैं शहबाज शरीफ ने सारा बेड़ा गर्क किया। अब आप हुकूमत में रहना भी नहीं चाहते, कहते हैं इज्जत भी दे दें हमें। अच्छा भाई आप किस चीज़ को इज्जत का नाम देते हैं? आप विफाक में अगर गवर्नमेंट के अटार्नी जनरल और वजीर कानून कमीशन में मौजूद हैं तो बैसियत ओहदा मौजूद हैं। जो पार्टियों की नुमाइंदगी है वो दो हुकूमत और 2 अपोजिशन। तो उन्होंने, आपने अपना नाम दिया, उन्होंने इरफान सिद्दीकी का नाम दिया। आप नाराज हुए, आपने क्या नुमाइंदगी खत्म कर दी थी पीपल्स पार्टी की, आपने फारूक नाइक का नाम दे दिया, उन्होंने शेख आफ्ताब का दे दिया, बात खराब। तो कुछ रह तो नहीं ना गया। अब आपका जो गुस्सा है वो क्या है? क्या आप आइंदा आने वाले जजेस में चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन काउंसिल में जब नाम आए
तो वो दही सिंध के जजों के भी आए। तो आप कहें ये बात आप चौक में भी कह सकते हैं, अंदरूने गवर्नमेंट जब आपके साथ बैठते हैं, जाके आप खाना खाते हैं, गपशप मारते हैं, वहाँ कहें कि भाई ये दोनों उर्दू स्पीकिंग जज है, अब हमें जो नई नुमाइंदगी है वो सिंध स्पीकिंग जजेस की चाहिए। लेकिन इस तरह एक बड़े लीडर को जो विफाक की नुमाइंदगी की बात करता हो उसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें जेब नहीं देता। इशू यही है कि भाई आप या तो गंदे कपड़े चौक में धोने हैं तो तरीकाकार वही है जो मैंने कहा है कि वालिद साहब से कहें कि शहबाज शरीफ से कहें कि एतमाद का वोट ले लो, मैं अपनी पार्टी को पीछे हटा रहा हूँ, बात खत्म हो जाएगी। आप कहें कि हम चेयरमैन सेनेट से पीछे हट रहे हैं, हम फलां चीज़ से हट रहे हैं क्योंकि ये हमें सौदेबाजी के नतीजे में चीज़ें मिली हैं आईनी तौर पर, तो फिर सदर साहब की अपनी सीट भी किसी ने तो दिलवाई है ना कि आपने सौदे किए हैं, आप ना करते। हाँ, ये क्रेडिट आपका जरूर है कि आपने इमरान खान को एक ऑफर की थी कि आप गवर्नमेंट बनाए, हम आपका साथ देंगे। वो पीटीआई ने बस मिस की या जो भी किया, वो भी ये नहीं कह सकते। वो जो आज कहानियां कर रहे हैं, भाई 26वीं तरमीम तो पीपल्स पार्टी ने खुद पास कराई है, उसकी हिस्सेदार है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि तफरीक हो या ना हो, जो काम आपने मिलकर किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो बिलावल साहब बस मिस कर चुके हैं या कुछ और मुतालबात है, खुल के आए। सही जी, अयाज साहब। बिलावल साहब की हालत उस दामाद जैसी है जिसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो अपने ससुराल वालों पे। वो उनकी ऐसी बच्ची ब्याह के ले गया जो जिसके साथ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और अब वो उनको शिकवा ये है कि वो जब वहाँ जाते हैं तो इज्जत नहीं मिलती। अब जहाँ जिस पे बहुत बड़ा आपने एहसान किया होता है उस घर में जाते हैं, आपकी इज्जत नहीं आपको मिलती, इसका मतलब आपकी बेइज्जती हो रही है। तो फिर बात सीधी है कि भाई उस घर पे जाना छोड़ दो, वो रास्ते जुदा कर लो, ख़त्म हो जाएगी बात। मतलब ये शिकवे करना कि जी ये फलां नहीं हुआ, हमें वो जो बात की गई थी जी एक जैसी वो चीज़ें, ठीक है, नो डाउट। वो पहली दफ़ा गवर्नमेंट जब नाकाम हुई, PMLN नहीं करा सकी थी वो तरमीम, तो आपने क्रेडिट है आपका कि आप आगे आए और आपने ऐलान किया और करा के दिखाई, जैसी भी हुई वो ठीक है, वो आपका बिल्कुल क्रेडिट है, वो आपसे कोई क्रेडिट ले नहीं सकता। और गालिबन एक ये भी एक जहन में आ जाता है बाज़ दफ़ा के जी इतना बड़ा काम तो मैंने किया है, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों है? प्राइम मिनिस्टर तो मुझे होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर नाकाम हो गया, काम नहीं कर सका, वो काम मैंने करके दिखा दिया और मेरी बैसाखियों पर ये हुकूमत चलती जा रही है। लिहाजा मेरा राइट बनता है कि मुझे साढ़ा हाथ वो की कैथे रख, वो इस तरह की सिचुएशन बिलावल साहब की है। लेकिन ये पहले भी ये हल्की फुल्की मौसीकी आपको पता चलती रहती है, ये शिकवा करते रहते हैं। कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो जाहिर है वो लेना चाह रहे होंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट खुद तो जाहिर देने की पोजीशन में नहीं है बेचारी, उसके पल्ले है ही कुछ नहीं। तो यकीनन वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, भाई डायरेक्ट आप मुतालबा करो इस्टेब्लिशमेंट से कि जी ये हमारे साथ वादे हुए थे, ये पूरे नहीं हुए, और ये अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। भाई जिस दिन आप अनाउंस कर देंगे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी? मतलब बात करने की तो शायद आपको इजाज़त है, लेकिन ये काम करने की इजाज़त आपको मिल जाएगी? क्या आपके वालिद साहब इस चीज़ पे मान जाएंगे कि जी ठीक है बिलावल साहब चूँकि ये कह रहे हैं तो लिहाजा ये हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन होंगे उसके बाद, तो और तो कोई हल नहीं है। या फिर ये है कि वो एक नया सेटअप बन जाए, वो बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बाकी थादीन के साथ आके बैठ जाए, और तो कोई इसका हल नहीं है ना। या फिर वही बात है, वो जो एक बात बड़े अरसे से होती है, कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप को फार्मूला। अब ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आइडियाज सारे अचानक बिलावल साहब को खुद आ गए कि वो बाहर वो जाके उन्होंने जब बात की तो वहां से किसी ने बताया कि यार आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही, आपको तो इज्जत ही नहीं दी जा रही, आप क्यों इस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप जाके एहतजाज करें। और आते ही उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन तो बड़ी दिलचस्प है। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में सियासत नहीं की जाती, तो कर तो वो भी सियासत ही रहे हैं ना, और तो इससे ज्यादा तो इसके कोई वो नहीं है। ये उस दिन जिस दिन आप कोई अल्टीमेटम देंगे गवर्नमेंट को, जी ये फला, और बताएं क्लैरिटी से बताएंगे जी ये हमारे साथ वादे हुए थे, ये पूरे नहीं हुए, ये फलां डेट तक अगर पूरे नहीं करते आप वादे तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, उस दिन मैं यकीन कर लूंगा कि बिलावल साहब को वाकई जेन्युइनली वो गवर्नमेंट से वो एहतजाज कर रहे हैं और वो इस पे प्रैक्टिकली अमल दरामद करना चाहते हैं कि नहीं जी इस गवर्नमेंट के साथ
जब वादे पूरे नहीं हुए तो हम नहीं चल सकते, वरना आप 15 दिन बाद एक और इससे ज्यादा सख्त बयान दे दीजिएगा, फिर एक और सख्त बयान दे दीजिएगा, सख्त तकरीर कौमी असम्बली में भी कर लीजिएगा, उस पर कोई यकीन करने के लिए बिलावल साहब तैयार नहीं होगा। सही जी। शकील अंजुम साहब, दुआ छोटी सी बात जी, ये बिल्कुल उस तरह की बात है जो अयाज साहब ने कही है ना, जिस तरह इमरान खान ने 24 नवंबर की तारीख दे दी है, 7वीं तारीख, तो वो 7वीं तारीख अगर बिलावल देंगे, मैं तब भी चाहूंगा कि 8वीं तारीख तक मैं इंतजार करूं। सही है कि वो क्या कहते हैं, ऐना एतबार बिलावल ते राणा साहब? नहीं एतबार नहीं है, नहीं मैंने उतना ही एतबार है जिन्ना पीटीआई दी हर आखिरी काल दे उत्ते हुंदा है। जी शकील अंजुम साहब। अच्छा देखिए दुआ, इस वक्त हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है वो पीपल्स पार्टी है, और जब गवर्नमेंट इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो इनके दरमियान एक पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ था जिसके तहत इन्होंने आगे चलना था, और ये बात तय थी कि जो आईनी इदारे हैं उनकी जो होगी अपना सरबराहान वो पीपल्स पार्टी लेगी और वो वजारतें नहीं लेगी, और उसका एक ही मकसद था कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी तो उसकी बुरी कारकर्दगी हमारे खाते में नहीं आएगी। इसके अलावा वफाक और सूबे में 55 ऐसे महकमे थे जिनको मिलकर इन्होंने जो है वो पावर शेयरिंग करनी थी, उनके चेयरमैन कुछ PMLN ने लगाने थे, कुछ इन्होंने लगाने थे। लेकिन जब पंजाब में CM बनी मरियम नवाज तो उन्होंने वो पावर शेयरिंग का जो फार्मूला था जिसके तहत जहाँ से पीपल्स पार्टी पंजाब में जीती थी, जिसमें रहीम यार खान है, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान है, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं DPO CPO जो है वो पीपल्स पार्टी के लगने थे, बट मरियम नवाज ने जो है वो फार्मूला मुस्तरद कर दिया और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जो है ना डिस्प्लेयर शो किया है। इससे पहले भी आपने देखा जब बजट इजलास था, बजट सेशन के मौके पर भी जो है पीपल्स पार्टी ने वो जो है बजट मंजूरी के लिए जाने से इनकार किया था। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी जिन्होंने गवर्नर हाउस में आकर राना सनाउल्लाह की सरबराही में मुलाकात की और उस कमेटी ने ये तय किया कि अब आगे मिलकर चलना है। लेकिन अब जब 26वीं तरमीम की वक्त जो लीड किया बाद में जब PMLN वो जो इजलास उसने रात को बुलाए, इतवार वाले दिन बुलाए और उसका टाइम बार बार चेंज करते रहे, लेकिन वो 26वीं तरमीम ना करा सके तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है उसकी जिम्मेदारी ली और वो किसी हद तक कामयाब हुए और वो बैरून मुल्क जाने से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर उनके 2 अरकान होंगे। जो कौमी असम्बली है वहाँ से वो उन्होंने खुद अपना नाम दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और जो सेनेट है वहाँ से फारूक H नाइक का नाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हुकूमत के 2 नुमाइंदे ऑलरेडी मौजूद हैं तो इसलिए हमारे भी 2 लोग जो है इस जुडिशल कमीशन में शामिल होने चाहिए। लेकिन वो बात उनकी पूरी ना हुई, जिसके बाद उन्होंने आज इस बात का इजहार भी किया कि उन्होंने एहतजाजन जो है जो जुडिशल कमीशन में से अपना नाम जो है वापस ले लिया। ठीक। तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने आज ऐलान किया है कि वो इस मामले को CEC में लेकर जाएंगे जी। और वहाँ पर इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया हमने हुकूमत के साथ चलना है या नहीं। लेकिन बात वही है जो अयाज खान साहब ने कही और आमिर इलियास राना साहब ने कही कि इस मुआहदे के जो गारंटर हैं वो तो कोई और है, वो स्टैब्लिशमेंट है। अगर तो वाकई कोई स्टैब्लिशमेंट की तरफ से इशारा है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी स्टैब्लिशमेंट की विल के खिलाफ जाके ये काम करते हैं तो आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा, या फिर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि किसी न किस तरीके से जो हुकूमत के ऊपर जो वो फार्मूला तय हुआ था उस पर अमल दरामद किया जाए और उन्हें पावर शेयरिंग मिले। सही। मेरे ख्याल ये पावर शेयरिंग हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो की जरदारी ने आज के बयानात दिए हैं, इससे ज्यादा आगे कहानी कुछ दिखाई नहीं दे रही। ठीक जी। इलियास साहब, ये नाराज नजर आते हैं, कुछ मफादात की बात है या जिस तरह बात हो रही है फिर एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी है, लेकिन इजहार हुकूमत से हो रहा है? जाहिर है, और किससे करेंगे? हुकूमत से करेंगे, क्योंकि इनको पंजाब में भी काफ़ी, जैसे बता रहे थे शकील साहब के, पंजाब में भी काफ़ी इस तरह मसला हुआ, 3 मीटिंग्स हुई, बल्कि 4 मीटिंग्स हुई, जिसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका, ना कोई इनका बंदा लग सका, ना कोई इनको कोई सीट मिली, कोई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बजट में भी इसी तरह रहे कि इनको बजट इजलास में यानी कि मशावरती इजलास में नहीं बुलाया, ना इनसे कोई इनसे राय ली,
तो तब भी ये इसी क्या कहते हैं तनख्वाह पर नौकरी कर रहे हैं पंजाब में भी, तो वफाक में भी इसी तरह करेंगे, इसी तनख्वाह पर नौकरी करेंगे। इनका कोई नहीं, बस अपनी अहमियत जताना, अपनी चीज़ें बताना, मनवाने के लिए। ज़ाहिर है बजट में भी इन्होंने, फेडरल बजट में भी इसी तरह किया था शो। ज़ाहिर है जब कोई हिस्सा लेना हो तो इस तरह इनको करना पड़ता है, तो अपनी अहमियत भी जतानी, क्योंकि इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के लिए जितनी कहते हैं कि खिदमात अंजाम दी। जी मैं देखती हूँ उस दिन असम्बली में सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम आ रहा था, इन्हीं को कह रहे थे कि क्रेडिट इनका है सारा ये वो। तो सारे मामला जब पहले नहीं हो सके तो दूसरी दफ़ा ये खुद आए थे मैदान में, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी जितनी भी मुलाकातें की, फिर इधर रायविंड में भी आए और जाके जितना भी जो सारे मसले थे। अब भी प्राइम मिनिस्टर इनकी बात तो सबसे ज़्यादा सुनते हैं, और किसकी सुनते हैं, इनके साथ हर वक्त उनकी यानी कि रब्ता भी रहता है। तो जाहिर है जब इनकी बात है, ये तो सिर्फ अपना मनवाने का, गवर्नमेंट में बताने के लिए कि वो गवर्नमेंट के पार्टनर हैं, उनके बात नहीं हो रही। ये फैसला ये पंजाब में भी इसी तरह हुआ था, तो गवर्नर सलीम हैदर साहब ने भी इनके कहा था कि जी ये हमारी बात नहीं मान रहे, ना इनके वो लग सके, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर लग सके, ये मसला हुआ। तो इस वक्त फैसला वो हुआ था कि गवर्नमेंट पर तनकीद करेंगे। अब ये पंजाब की सतह पर भी, वफाक की सतह पर गवर्नमेंट पर तनकीद करनी है इन्होंने हर मामले पर। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आ रही है, ज़ाहिर है देखें स्मोक का मामला है, इस पर भी तनकीद करें गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट सही तरह काम नहीं करी। तो ज़ाहिर है ये इत्तेहादी तो हैं ये इनके साथ, तो इसी ये देखिएगा कुछ मसले हम बाद में, एक खाना होगा इशाइया होगा, उसमें सारे फिर हो जाएंगे, फिर इनकी बात मान लेंगे और इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे और कोई मसला नहीं। अवाम को बस दिखाना है कि जी हम जी बड़े जी इस मामले में अवाम के जी कर रहे हैं मामला वगैरह, ये मसला इसी तरह चलेंगे इनके। कोई इसमें देखने में नहीं आ रहा। CEC की मीटिंग होगी, उसमें देख लेंगे कोई गर्म फैसले हो जाएंगे। ज़ाहिर है वालिद साहब फिर इनको बिठा देंगे और कहेंगे कोई नहीं हम काम करेंगे इसी तो, और मसले हमारे हल हो जाएंगे। जो चीज़ें शराइत हैं वो मानी भी जाएंगी, गवर्नमेंट मान लेगी। फेडरल में तो मान लेंगे, लेकिन पंजाब में इनकी किसी ने नहीं मानी अभी तक। सही जी, आमिर साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं? ये बात ठीक है। एक शिकायत ये भी है कि CM पंजाब जो है वो प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए नहीं आती। अच्छा जी, मुआहदा जो हुआ था ना विफाक का, तो मैंने बता दिया। पंजाब पे कोई मुआहदा नहीं है, जैसे सिंध पे कोई मुआहदा नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की मदद से हुकूमत नहीं बनी हुई, ना सिंध में इनकी मदद से बनी हुई है। तो जो गवर्नर देने थे वो दे दिए, बाकी है कहानी, ना कोई डिस्ट्रिक्ट ना कुछ। आप सिंध के लिए पेशकश लाएं, पंजाब के लिए वो बात करने पे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल चिट्टा धो के उन्होंने अपने MNA MPs की नहीं मानी मरियम नवाज ने मेरिट के ऊपर, तो वो इनकी किस बात पे मानेंगे? ये तो मेरिट के ऊपर बात ही नहीं करते, तो सिस्टम लाने की बात करते हैं कि जिला में दे दो, फिर हमारी मर्जी हम जो करेंगे। ये नहीं हो सकता, इसलिए इधर कोई कहानी नहीं है। और मरकज में भी आईनी ओहदे लिए वो पूरे दे दिए गए। अब डिमांड्स है, मैंने तो कहा है कि 1 मिनट की कहानी है। सदर साहब एतमाद का वोट का कहें तो जवाब उन्हें भी कहा जाएगा सदर साहब आपको भी तो सदारत इसीलिए दी गई है। पंजाब में फिर गवर्नर हाउस में मीटिंग्स क्यों हुई और पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाकर वहां क्यों बिठाया गया अरकान असेंबली के साथ? मैंने जो खबर थी वो कह दी, वो मिला जाता है, इत्तेहादियों की शिकायतें दूर होती हैं। मुआहदा कोई नहीं हुआ था, ना जिला देने का फैसला हुआ, ना कोई चेयरमैन का। अच्छा नहीं, मुआहदा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग अश्कशोई होती है। मैंने आपको बता दिया ब्रॉडर एस्पेक्ट, अगर होगा तो सिंध में जवाब आपको देना पड़ेगा। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक आएंगे। अब दूसरा सवाल, भारत की खेल दुश्मन पॉलिसी से मुताल्लिक खुलकर सामने आ गई। हम सवाल ये उठाएंगे, खेलों में भारत के धौंस का इलाज क्या है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, भारत खेलों में सियासत से बाज ना आया। तासुब पसंद मोदी सरकार ने खेलों पर भी भरपूर सियासत शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नया महाज खोल दिया। भारतीय कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया है। दूसरी तरफ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 23 नवंबर से पाकिस्तान में सजने जा रहा है। इसके लिए भारतीय ब्लाइंड टीम ने पाकिस्तान आना है, मगर यहाँ पे मोदी सरकार ने अपनी खेल दुश्मन पॉलिसी को वाज़ेह करते हुए ब्लाइंड टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सुल्तान शाह का ये कहना है कि भारतीय टीम आए या ना आए, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तानी करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला भी सबके सामने। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान भारत से ये मुतालबा किया कि वो खेलों को सियासत की नज़र ना करे। इसी से मुतालिक सवाल अयाज साहब आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये जो भारत की खेल दुश्मन पॉलिसीज़ हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं, खेलों में भारत का ये जो धौंस वाला रवैया है, इसका इलाज क्या है? देखिए, ये जो बाद के 2 वाक़यात हैं ना, कबड्डी टीम को ना भिजवाना और ये ब्लाइंड क्रिकेट टीम को ना भिजवाना, ये उसी का तसलसल है। पहले ये दोनों टीमें बिल्कुल आ रही थी पाकिस्तान में,
लेकिन चूंकि तनकीद इतनी ज़्यादा हो गई क्रिकेट टीम ना भिजवाने की वजह से, और जाहिर है आईसीसी तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में। और फिर ये कोई छोटा धंधा नहीं है दुआ, इसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बगैर किसी आईसीसी टूर्नामेंट का तसव्वुर नहीं किया जा सकता अदरवाइज। और इंडिया जाहिर है वो इस वक्त चूंकि ब्लैकमेलिंग पोजीशन में है और वो ब्लैकमेल करता जा रहा है, आईसीसी को इतनी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया कि वो क्या करें, इंडिया के बगैर कैसे कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, मेरी समझ से बाहर है। इसलिए कोशिश यही की जाएगी। अब आज हमारे चैनल पे वो आपने देखा होगा कि वो एक तजवीज़ ये भी आई थी कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे चीज़ें सेटल कर दी जाएं कि इंडिया कम से कम एक मैच कहे कि जी ठीक है हम आके लाहौर में खेल लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ से दुबई चले जाए या यहाँ भी चले जाए, मतलब उस तरह का कोई सिचुएशन में मामला तय हो सकते हैं। वो मोदी सरकार को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, वो ज़ाहिर है वो तो उस धुन में है कि जी हमने, क्योंकि पाकिस्तान क्या बेचता है हमारे सामने, हम तो बहुत बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा पैसे भी हम चूँकि आईसीसी में देते हैं, तो ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये बात उसकी नहीं है कि दो तरफा ताल्लुकात की नहीं या इस तरह के मामलात नहीं है। अब ये जिस तरह से एक फ़िज़ा ओवरऑल बन रही है इंटरनेशनली, ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है आप एक टू मच हटधर्मी कर रहे हैं ना, और एक स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा जब आप सियासत में ले आएंगे तो यकीनन फिर लान तान तो होगी दुनिया में। अभी बेशक खामोश हों लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वहाँ से आएंगी। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहबा को एक मशवरा देना चाह रहा हूँ। वो फरमा रही हैं कि पैराथायरॉयड का इलाज सिर्फ 2 मुल्कों में है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि यहाँ राजा केकोबाद डॉक्टर हैं लाहौर में, नेशनल हॉस्पिटल में। मेरी वाइफ ने पैराथायरॉयड का ऑपरेशन उन्हीं से कराया था और अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल ठीक हैं। वो 2-3 साल हो गए उन्हें ऑपरेशन कराए हुए। तो अगर वो पूछ लिया करें यहाँ किसी से तो बेहतर है कि बजाय इसके कि इतना खर्चा करके वहाँ गई। और दूसरा वो कह रही थी कि मैं बीमारी तो भूल गई हूँ, मैं अब यही देख रही हूँ कि यहाँ से कोई मशीनरी या कोई चीज़ कैसे ले जा सकती हूँ मैं स्मोक रोकने के लिए। तो आप मेहरबानी करके कोई मशीनरी अगर फाइनल कर ली हो तो भेज दो सानू, कुछ तो साढ़े भला हो जाए। चले सुन लिया होगा उन्होंने और अमल करेंगी, आपकी बात का यकीन रखना चाहिए। जी आमिर साहब। देखें, इंडिया पाकिस्तान के मसाइल इसी तरह ही चलने हैं। इंडिया खेलता इसी बात पे है और पाकिस्तान ने जब कोशिश की और कामयाब होने लगी थी तो तब उस वक्त जनरल मुशर्रफ आड़े आए, जब वाजपेयी आ गए थे लाहौर मीनार पाकिस्तान पे। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती यही रही है। फिर जनरल कियानी का आपको याद होगा, जाके अमेरिका में एक पेपर पेश किया था उन्होंने कि हमने जो 40 साल बोया अब हम वो काट रहे हैं। हमारे यहाँ हालात यही होते हैं कि हम नई पॉलिसियाँ अपनी ठीक करते। अब वो अगर $700 बिलियन, $650 बिलियन के रिजर्व पे खड़ा है और बहुत अरसे से वो पाकिस्तान को दरखोरे इतना ही नहीं समझता। वो कहते हैं नहीं जी ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अलग खेल रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन वो हमारे ऊपर ही खेलते हैं। असल बात है पॉलिसी मेकर्स हमारे क्या सोच रहे हैं अपने लिए, इस मुल्क के लिए, कि क्या करना है, हम खड़े कहाँ हैं, हमने किन के साथ चलना है। हम चाइना के साथ चलना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ, सबके साथ चलना चाहते हैं। तो अमेरिका ने तो लाइन चुन ली कि वो तो इंडिया को ले आया चाइना के मुकाबले में बहुत सालों से, और ट्रंप के साथ अब मजीद होंगे। जो ट्रंप तकर्रियाँ करते जा रहे हैं उसमें कोई भी मुसलमानों के लिए तो खैर नहीं है। इंडिया के लिए बहुत खैर है, क्योंकि चाइना के साथ उन्होंने मुकाबला करना है, ड्यूटियां डबल करनी है, इंडिया की हेजमनी पूरे इलाके में बनानी है। हमें अपना किरदार चुनना है कि हम यहाँ आपस में लड़ेंगे, हम दुनिया में दोस्तों के साथ कहीं खड़े होंगे। दुनिया के लोगों को साथ लेके चलने के लिए भी यहाँ पे पॉलिसी में हम आंगी जरूरत है कि हमारे 15-20 साल किसी एक साइड पे लग जाएं। अब ये खेल हम तो सब हामी हैं, मतलब मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इंडिया के साथ बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। देखिए उस वक्त वो करेक्टर वजीर आजम ने हमें आधे घंटे की सजा दी मकबूजा कश्मीर में, वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए ट्रंप के साथ और गेम अपनी करते चले गए। अब फंस गया है पाकिस्तान। यहाँ पॉलिसी मेकर्स, मैं और आप किस तरह बात करें, यहाँ सारे के सारे खुद बहुत बड़े दानिश्वर हैं, तो हमें फैसला करा के देना कि खड़े कहाँ हैं, हमसे मत पूछें। आपने चूंकि फैसले किए हैं जवाब दें। जी फैसल साहब। चले, जो भी तनाव कशीदगी है इस वक्त, फिर पाकिस्तान को, भारत को जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। अगर इसी तनाव कशीदगी से कोई सुलह का, मोहब्बत का, आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने का रास्ता निकल सकता है
तो हमें निकालना चाहिए। और अगर इस सिलसिले में पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ सकता है तो पाकिस्तान को एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। इसमें किसी की जो है वो अना मंजूर नहीं हो जाएगी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तो वैसे भी एक पुरानी पॉलिसी है कि भारत के साथ जो है वो दोस्ती करनी चाहिए, और ये पॉलिसी दुरुस्त है। नवाज शरीफ की जितनी भी सियासी जो उनका बयानिया अब तक रहा है उसमें उनका ये जो नुक्ता है भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने वाला, ये इसको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अवलियत हासिल है कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जो है ना एक सालिस का किरदार अदा करें, कि उनके हवाले से एक भारत में भी और मोदी हुकूमत में भी एक अच्छा मुस्बत रवैया रखा जाता है। तो क्या पता उनके बात करने से जो है वो भारत जो है वो राज़ी हो जाए। तो इसमें किसी की अना को नुकसान नहीं होगा, कोई झुक नहीं जाएगा या किसी की वो इज्जत नफ्स मजरूर नहीं हो जाएगी। अगर इससे कोई खैर का रास्ता निकलेगा, बेहतरी का रास्ता निकलेगा तो हमें इस ऑप्शन पे जो है ना वो जाना चाहिए। ये क्रिकेट का नुकसान नहीं हो रहा। ये जो बेमकसद की जो तनाव कशीदगी है, हासिल क्या है? 70 साल में हमने लड़के क्या हासिल कर लिया या भारत ने जो है वो क्या हासिल कर लिया? जो 100 साल के बाद 50 साल के बाद एक आखिर में तो होनी मुफाहमत ही है, तो भाई आज ही कर लें। तो उस मुफाहमत का फ़ायदा ये होगा कि जो आज की जो नस्लें जिंदा हैं वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जो है बेहतरी आ जाएगी। वो मोहब्बत का जो मंजर अपनी आंखों से जो है वो देख लेंगी। अल्लाह करे, दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो अच्छे ताल्लुकात हो जाए। एंड दुआ पे ही होता है, मैंने साफ लगाया इस प्रोग्राम का। चलें फिर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे इसी सवाल पे शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी शकील अंजुम साहब, आपको लगता है अब ये जो खेलों में भारत का एक एटीट्यूड है, इसका कोई इलाज है अब किसी के पास भी बशमूल आईसीसी? देखिए तो खेलों की बात नहीं है। ओवरऑल अगर हम भारत का रवैया देखें पाकिस्तान के हवाले से तो वो हर हवाले से इसी तरह ही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जाता है भारत। और कोई मौका ऐसा नहीं होता है जहां पाकिस्तान का इमेज कोई बेहतर होने जा रहा हो तो उसके अंदर वो रुकावट ना डाले। तो अभी आप देखें ना कि जब आईसीसी ने इस चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया, ये शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में होनी थी। भारत को पता था, सिक्योरिटी के हवाले से आईसीसी के वफूद आए, तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया, और उसके बाद जब अब जैसे ही दिन करीब आए तो भारत ने ये नया शोशा छोड़ दिया कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आकर मैच नहीं खेलेगी। तो उसकी कोशिश यही होती है कि जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने जा रहा है उसको किसी न किसी तरीके से जो है, और पाकिस्तान का जहाँ माली मफादात हैं उसको ज़ख्म पहुँचाई जाए, वो ना होने दिया जाए। तो ये उसी तसलसल की कड़ी है। माजी में आप देखें कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि वजारत ख़ारजा का बयान आया कि खेलों को सियासत नहीं करनी चाहिए, माजी में क्रिकेट जो है वो वाकई डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। आपको याद होगा कि एक जब ज़ियाउल हक का दौर था और बहुत ज़्यादा टेंशन थी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, तो अचानक जो उस वक़्त के सदर ज़ियाउल हक थे वो भारत चले गए थे पाकिस्तान और क्रिकेट का मैच देखने। इसी तरह जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो जो चेयरमैन पीसीबी थे उस वक्त ज़का अशरफ, उन्हें भी चाहिए था कि जब वो पाकिस्तानी टीम उस भारत भेज रहे थे तो उनको भी गारंटी लेनी चाहिए थी भारत से या भारत का जो क्रिकेट का बोर्ड है उससे, कि वो किसी न किसी तरीके से गारंटी लेते कि जब पाकिस्तान में कोई इस लेवल का इवेंट होगा तो भारतीय टीम भी पाकिस्तान आएगी और मैचेस खेलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस हवाले से अब ये देखना, ये दो आरा पाई जा रही हैं कि अभी तक भारत ने इस हवाले से आईसीसी को कुछ लिख कर नहीं दिया कि किन वजूहात की बिना पर वो पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम। एक तो ये है कि शायद ये एक टेस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है, क्या आया पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर चला जाता है और भारत के साथ जो है वो दुबई या किसी और मुल्क में मैच खेल लेता है। लेकिन इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने भी वजाहत जारी कर दी है कि वो किसी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने तो ना आए, फिर वो किसी और टीम को इंक्लूड कर लेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चेयरमैन पीसीबी की बात मानी जाती है या फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात मानी जाती है कि भारत आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर भारत आएगा तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, लोगों को अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी और बेहतरीन मुकाबले होंगे। तो दोनों जो पाकिस्तान की कौम भी और भारत की कौम भी ये चाहती है कि दोनों टीमें जो हैं वो खेलें। और जब भी आपने देखा कि इन दोनों टीमों के दरमियान मैच हुआ है तो
बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से दोनों टीमें खेली हैं और अवाम में भी बड़ा, दोनों मुल्कों की अवाम में बड़ा जोश और खरोश पाया जी। शकील, वो नकवी साहब ने एक गुंजाइश उसमें रखी थी उस दिन गुफ्तगू करते हुए कि अगर हुकूमत कुछ और फैसला करेगी तो जाहिर है फिर उसका इख्तियार है, अगर जो हुकूमत खुद है वो कोई और नहीं है। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल सर। जी सर, इंडिया की जानब से तो हमेशा पाकिस्तान को किसी साइड पर भी हो तो उसको यानी कि नुकसान पहुंचाने की बात, क्रिकेट भी सारा उन्होंने यानी कि हमारा ख़राब किया। अब खेलों के दूसरे खिलाड़ियों को भी बुलाने के लिए वो नहीं ये चाहते कि पाकिस्तान का कोई अच्छा नेक नाम हो, पाकिस्तान की जो भी अच्छाई हो, वो इस मामले में तो वो हर तरह नुकसान पहुंचाने की बात। आप ये देख लें कि हमारे वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो भी होता है किसी और मुल्क से भी हो तो पीछे नाम एक ही मुल्क का आएगा, इंडिया का। तो इस कैसी सूरत में वो बर्दाश्त कर सकेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, पाकिस्तान मेज़बानी करे किसी भी खेलों की और पाकिस्तान का दुनिया में नाम आए कि जी पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज पैदा होता है इसमें, वो किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना इसमें चाहेंगे कि पाकिस्तान इसमें आगे आए। तो वो इस सूरत में ख़ास तौर पर मोदी, क्योंकि मोदी की सारी सियासत ही पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ही होती है और अपनी वो तकरीरों में भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने से कहीं बाज नहीं आता। उसको पता है कि वो वहाँ से वोट अपना गेन करता, तो गेन कर इस मसले में वो जो इसके लिए मौका है वो नहीं अपनी टीम भेजेगा, वो देखेगा कि वो क्रिकेट को नहीं प्रमोट करने देगा, पाकिस्तान के साथ नहीं करने देगा, वो चाहेगा किसी और मुल्क में जाके, दूसरे किसी मुल्क में जाके खेलें हाइब्रिड तरीके। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इस पर स्टैंड लेना बड़ा ज़रूरी है कि उसको बताना चाहिए कि पाकिस्तान की में है, अगर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान में मैच हो सकता है। वैसे तो उसको भेज देना चाहिए अपनी टीम को, किसी इसमें रोकना नहीं चाहिए। अपनी दूसरी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मैच होने शुरू होने जो लाहौर में होने तो भेजना चाहिए उसको। पहले भी पाकिस्तान में टीमें आई हैं, आज भी सिख यात्री आए हैं लाहौर में गुरु नानक के जन्मदिन पर। तो वो इस मामले पर ये नहीं है कि अगर वहाँ वो आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, इंडिया से शहरी आ सकते हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू सिर्फ ये इस मामले पर क्या है कि वो बस दुनिया में पाकिस्तान को करना चाहता है कि ये वो यही अगर वो कहेंगे जी इंडिया में ले जाएं तो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दोनों टीमें खेलें। पाकिस्तान ने हमेशा किया है लेकिन अब इंडिया को भी करना चाहिए। सही, ठीक है जी, वक्त ख़त्म हो गया जी। आपसे शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।